गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है सभी का। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं सेकंड पेपर में, जो हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में जो दूसरा अध्याय है तथ्यों का वर्गीकरण, आज हम उसको प्रारंभ कर रहे हैं। हमें तथ्यों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है, क्यों हम जब अनुसंधान कार्य करते हैं तो जो हमें डाटा कलेक्ट होते हैं, जो तथ्य कलेक्ट होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करके उसको अलग अलग वर्गीकरण, अलग अलग कॉलम में रखने की क्यों आवश्यकता है, ये हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले तथ्यों के वर्गीकरण को हम परिभाषित करना सीखेंगे कि क्या है। जब भी कोई शोध कार्य किया जाता है और शोध कार्य में एकत्रित की गई जब सामग्री होती है तो उसे सीधे सीधे तौर पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जब तक कि जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं उसकी समानता और भिन्नता के आधार पर उन्हें कुछ निश्चित श्रेणियों में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। इसी को ही हम तथ्यों का वर्गीकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कई समाजशास्त्रियों ने दी है। उसके अनुसार परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो पारिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है। इन तथ्यों की जो वर्गीकरण की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजातीयता की। जब हम तथ्यों का वर्गीकरण करते समय सजातीयता यानी उसकी समान जाति की विशेषताओं का ध्यान रखते हैं। क्योंकि एक वर्ग में समस्त जो इकाइयों को हम रखते हैं उनका कुछ न कुछ उसमें सजातीय समानता होनी चाहिए। इस आधार पर एक वर्ग में रखने का उनका ध्यान रखना हमें विशेष आवश्यक है। दूसरा है स्पष्टता और निश्चितता। तो तथ्यों के वर्गीकरण में स्पष्टता और निश्चितता होना आवश्यक है। क्योंकि यदि तथ्य या जो डाटा है वो स्पष्ट नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, तो उसमें हमें विश्लेषण करने में दिक्कत आएगी। तो इसका वर्ग का जो है स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक इकाई का किसी न किसी वर्ग में अवश्य स्थान भी देना चाहिए। कोई भी जब इकाई एक से अधिक वर्गों में जब हम कोई वर्ग में रखते हैं तो किसी एक डाटा को एक से अधिक वर्गों में नहीं रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी जनसंख्या का विभाजन कर रहे हैं उसकी आर्थिक आधार पर, तो जनसंख्या को उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में विभाजित करते हैं, तो जो विभाजन का आधार है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है विभिन्नता की। तो एकत्रित किए सारे तथ्यों को एक समान जाति या प्रकृति का होना पूर्णतया संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम प्रयास करके केवल एक ही प्रकृति की जो सूचनाएं हैं यह एकत्रित कर भी ली जाएं, तो इसमें वर्गीकरण में क्या होगा कि कम से कम एक समान प्रकृति की सूचनाओं में भी जब विभिन्नता होती है तभी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस विभिन्नता को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर चौथी जो बात आती है वो है स्थिरता। तो तथ्यों का जब वर्गीकरण किया जाता है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए स्थिरता होना आवश्यक है। वर्गीकरण स्थिर नहीं है तो उसका तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं होगा। यदि हम मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप जनसंख्या को हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब इन 4 वर्गों में विभाजित यदि करते हैं तो यह वर्गीकरण जो होगा वो दोषपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो पहला आधार है वो धर्म हो गया और उसका दूसरा आधार आर्थिक आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार हमें ऐसा नहीं है, हमें स्थिर तत्वों को ध्यान में रखकर ही उसका वर्गीकरण करना चाहिए। फिर तथ्य विश्लेषण के लिए क्या चरण हम लोग स्टेप्स उठाते हैं, इस विशेष को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब शोधकर्ता वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से जब तथ्यों का संग्रह करता है, उसके बाद विश्लेषण जब करता है और सामान्यीकरण सिद्धांत बनाने के लिए जब निष्कर्ष निकालने के पूर्व कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला है सामग्री का संपादन। जो भी हम सामग्री का संपादन कर रहे हैं
उसका जो आशय है संकलित तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात ही उसमें जो हमें कोई अशुद्धियाँ त्रुटियाँ दिखाई देती है उसे यथासंभव दूर करना ही होता है, क्योंकि प्रारंभ से ही अशुद्धियाँ रहेंगी तो उसका जो निष्कर्ष होंगे वो सही प्राप्त होने में संभावना नहीं रहेगी। फिर दूसरा है सूचनाओं की जांच। शोधकर्ता को जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी विश्वसनीयता की जो जांच है एवं पूर्ण है या अपूर्ण है उसकी पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक हो जाती है। तीसरा, अनावश्यक सूचनाओं का निकालना। जब भी कोई संपादन का कार्य किया जाता है तो अध्ययनकर्ता को आवश्यक तथ्यों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक तथ्यों को नहीं निकाला तो उससे क्या होगा, उससे उत्तरदाता जो सूचनाएं उल्लेखित करता है उसका अध्ययन की दृष्टि से कोई महत्व है या नहीं, ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। सूचनाओं को क्रमबद्ध करना। शोध कार्य में जब भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसका व्यवस्थित क्रम रखना पड़ता है। तथ्यों को क्रमबद्ध किया जा सकता है। द्वितीयक सामग्री की जांच। मान लीजिए तथ्यों के विश्लेषण में प्राथमिक तथ्यों के साथ साथ द्वितीयक स्रोत के द्वारा यदि कोई सामग्री संकलित की गई है तो उसकी जांच भी करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से तथ्य विश्लेषण के भी कई स्टेप्स, ये 4-5 स्टेप्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि आखिर ये तथ्यों का जो वर्गीकरण है तो इसका वास्तव में उद्देश्य क्या है, किस लिए होना चाहिए। तो पहला तो संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। जो तथ्यों का जो वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जहाँ तहाँ बिखरे हुए असंबद्ध तथ्य हैं जिनका कोई इधर उधर पड़े हुए हैं, जब हम शोध कार्य करते हैं तो उस तथ्यों को तर्क संग्रह समूह में रखना होता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर दूसरा है समानता और भिन्नता का स्पष्टीकरण। तो जब तथ्यों का संग्रह हो जाता है तो निश्चित रूप से हमें जो डाटा मिलते हैं उन डाटा में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, यह भी स्पष्ट हो जाता है। तो यह भी एक वर्गीकरण का उद्देश्य इससे बात मालूम पड़ती है। फिर सरल समूहीकरण। जब तथ्य एकत्रित हो जाते हैं तो उसका जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जब उसको किसी समूह में रखते हैं तो उससे भी ये तय हो जाता है कि ये किस ग्रुप का तथ्य है। तो इससे समूहीकरण का जो है वो सरलीकरण हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। चूँकि जब हमें तथ्य डाटा कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके जब समानता पता लग जाती है, उसका समूहीकरण हो जाता है, उसमें भिन्नता पता लग जाती है, तो निश्चित रूप से हम अलग प्रकृति और समान सभी के आधार पर किसी दो तथ्यों के बीच में हम तुलना करके भी उसकी अध्ययन किया जा सकता है। फिर विश्लेषण में सरलता। जब डाटा को हम कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्ट होने के बाद में जब उसका सब तरीके से वर्गीकरण हो जाता है तो उसको विश्लेषित करने में बहुत सरलता होती है। और अंत में फिर वैध निष्कर्षों के लिए तो जब ये सब चीज़ें विश्लेषण सही तरीके से हुआ, उसका ग्रुपिंग सही तरीके से हुआ, समानता और भिन्नता के आधार पर जब स्पष्टीकरण हो जाता है तो इन सब आधारों पर जब निष्कर्ष निकलते हैं वो वैध निकलते हैं, वैलिड होते हैं, जिनको हम सत्य मान सकते हैं। ऐसे सत्य निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए भी तथ्यों के वर्गीकरण की उद्देश्य को मान्यता प्राप्त दी गई है। तो आज हमने तथ्य के चरण, तथ्य की विशेषताएं, तथ्य क्या हैं, तथ्यों के वर्गीकरण के उद्देश्य क्या हैं, इन सब के ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। और ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। कल नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।